हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव दी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी का सेकंड वीडियो। ये बायोडाइवर्सिटी का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो अनेक पारितंत्र सेवाएं होती हैं जिनके आर्थिक मूल्य का अनुमान भी हम नहीं लगा पाते हैं, उनको सिर्फ जैव विविधता जो हम है उसको बनाए रखें ही तो उससे हमें ये प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, जैव विविधता का संरक्षण करने की विधियां। तो जैव विविधता के संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण की जो विधियां हैं वो दो तरह की होती है। एक होता है आपका स्वस्थाने, जिसे हम इंग्लिश में इन सीटू भी कहते हैं। इन सीटू मतलब स्वस्थाने, इन जो अपने अंदर है, और बाह्य स्थाने मतलब एक्स सीटू, बाय एक्स, ये याद हो गया आपको। इन मतलब अंदर, एक्स यानी बाहर, स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। तो हम जैव विविधता का संरक्षण किस विधि से करते हैं? स्वस्थाने विधि से और बाह्य स्थाने विधि से। अब ये दोनों होती क्या है? तो देखिए, स्वस्थाने क्या होती है कि इस विधि के अंतर्गत जो प्रजाति होती है उनका संरक्षण जो होता है वो उनके प्राकृतिक आवास तथा मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र में किया जाता है। मतलब जो आवास इनका ऑलरेडी पहले से है उसी में मानव अपना कुछ थोड़ा अदला बदली करके जो पारितंत्र बनाता है उसी को क्या कहते हैं? स्वस्थाने विधि। इसमें एक देखो क्या होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन और झीलें। फिर होता है बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने में क्या होता है कि यह संरक्षण की वो विधि है जिसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर स्थान पर रखा जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी जंगल में कोई जानवर है, वहां से उसको निकाल के किसी विशेष जगह ले जाकर उनके जो संख्या में वृद्धि करना, वो होता है आपका बाह्य स्थान। मतलब उनके निवास स्थान से हटा के दूसरे स्थान पर ले जाना। और स्वस्थाने में क्या था कि उनको उन्हीं के स्थान में, मतलब वो जिस जंगल में रह रहे हैं उसी में उनको रख के उनकी संख्या में वृद्धि करना। इस तरह से इनका जो है जैव संरक्षण किया जाता है, जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या आते हैं बाह्य स्थाने में। तो बाह्य स्थाने में आता है चिड़ियाघर। आप लोग चिड़ियाघर घूमने जाते ही हो तो आपको मालूम है कि बाहर से पकड़ के जानवरों को लाया जाता है और वहां उनको रख के उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। दूसरा है वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, जीन सफारी पार्क और उत्कीय संवर्धन केंद्र, और एक है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब एक बात बताइए, आपने हमेशा राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें फर्क क्या होता है? किसी को पता ही नहीं, आज तक सोचा ही नहीं कि फर्क क्या होता है। बस चलो जा रहे हैं, वहां पे जानवर बहुत है, गार्डन है, जंगल है, जानवर है, देख के आ जाते हैं। लेकिन कभी इस चीज को अगर आप कभी भी अगर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो आप में इस चीज को, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये चीज जब आप ढूंढने लगेंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाएंगे और आपको चीजें याद रहेंगी और आप इस तरह के किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। हमने अभी तक सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान सुना है, लेकिन क्या होता है तो हम जानते ही नहीं। आपको भी बोलेंगे तो आप भी परिभाषा नहीं दे पाएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है, या फिर जीव आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, जो भी है। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है तो देखिए, इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय उद्यान, मतलब राष्ट्रीय उद्यान वो होते हैं जिसको केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया हो। और ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वन्य जीव और जीवों जैव विविधता की बेहतरी के लिए सख्ती से आरक्षित है। मतलब यहाँ पर वन्य जीवों को शिकार करना या उनको किसी प्रकार का नुकसान करना, इस सब के जो नियम होते हैं बहुत ही सख्ती से लागू होते हैं।
और जहां विकास, वानिकी, अवैध शिकार, खेती पर चराई और चराई जैसी गतिविधियों की अनुमति नहीं है। मतलब ये क्षेत्र में सामान्य व्यक्ति अपने पशुओं को चरा तक नहीं सकता। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति अपने पशुओं को चरा भी नहीं सकता और बिना अनुमति इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकता। और इनका मैंने आपको जैसे बताया कि इनका शिकार भी यहाँ पे किसी तरह की कोई अनुमति नहीं होती है और सख्ती से नियम होते हैं और नियम तोड़ने पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। इन पार्कों में निजी स्वामित्व के अधिकारों की भी अनुमति नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए जैसे क्या होता है कि हम जंगल से पेड़ काटते हैं। अगर कोई क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया हुआ है तो आप वहां से पेड़ भी नहीं काट सकते। ठीक है, इसमें आपको किसी भी निजी स्वामित्व के अधिकारों की किसी भी तरह की कोई अनुमति प्राप्त नहीं होती। तो आप सीधे सीधे कह लीजिए कि उसमें पूरा जो मतलब पूरा नियंत्रण जो होता है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। इसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता और ना आप इसमें बिना सरकार की अनुमति के आप प्रवेश भी कर सकते हैं। सेकंड है, राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात इस विशेष शरण स्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। ठीक है, इस उद्यान में सभी जीव जो रहते हैं उनका जो संरक्षण है वो कैसे किया जाता है, समान रूप से किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई ये इसका कम करना है या इस जानवर की ज्यादा देखभाल करना है, ऐसा नहीं। सभी जानवरों की वहां पे समान रूप से समान देखभाल की जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखिए हमने देखा पहला राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड हम देख रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो देखिए जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्यों का बसना प्रतिबंधित होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियां हो सकती है लेकिन पूरी तरह से इनका नियंत्रण नहीं होता है और यहाँ पर मनुष्य जाकर बस नहीं सकते। इन क्षेत्रों में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां जाके मनुष्य बस नहीं सकते। केवल जो है लकड़ी आदि इकट्ठा करना और अपने जो पालतू जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, उनको ये चरा सकते हैं। सेकंड है, यहाँ पर पर्यटन की अनुमति होती है। यहाँ पर पर्यटन की अनुमति होती है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होती है, आप अनुमति लेकर ही वहां पे पर्यटन कर सकते हैं, बाकी आपको उतनी अनुमति जल्दी से नहीं मिलती। यहाँ पे क्या होती है, पर्यटन की आपको क्लियरली अनुमति होती है। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अब देखिए जैसे कुछ क्षेत्र होते हैं वो क्या होता है कि किसी एक विशेष जाति को ही हमको संरक्षण प्रदान करना है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जानवरों को हम ले आए, ये जरूरी नहीं होता है। ये होता है कि किसी विशेष जाति के संरक्षण के लिए इसका संरक्षण किया जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाता है। जैसे देखेंगे आप मध्य प्रदेश में बाघों के लिए विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं तो वही क्या है, ये आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कहलाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा एक कानून अधिनियम पारित करने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प के माध्यम से सीमा का निर्धारण और प्रत्यावर्तन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके द्वारा संचालित होता है, तो वो होता है केंद्र सरकार के द्वारा, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है राज्य विधानसभा द्वारा। और इसको कैसे इसका गठन किया जाता है, तो इसका गठन क्या होता है कि मतलब इसके लिए कोई विशेष कानून बनाने के लिए मतलब अधिनियम बनाना कोई जरूरी नहीं होता है। आप केवल संकल्प के माध्यम से सीमा का निर्धारण और प्रत्यावर्तन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सदन में बहस हो रही है, पहले अधिनियम बनाएंगे फिर कोई वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल आप एक संकल्प के राज्य विधानमंडल में पेश करके वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा का निर्धारण और प्रत्यावर्तन कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है, आप ध्यान देंगे कि एक जो अभयारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो राज्य सरकार के अधीन है वन्य जीव अभयारण्य, वो उसको केंद्र सरकार के अधीन किया जा सकता है, लेकिन जो केंद्र सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय उद्यान है उसको वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। देखिए अभी हमने देखा दो, अब एक में देखा हमने केंद्र सरकार का नियंत्रण, दूसरे में देखा राज्य सरकार का। अब तीसरा हम देखते हैं जैव मंडलागार। अब जैव मंडलागार क्या होता है तो इसे भी समझ लीजिए। भौतिक आवास और इसके अंतर्गत रहने वाले पौधों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के पूर्णतया संरक्षित क्षेत्रों को जीव मंडल आगार कहते हैं। तो देखिए इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा, भौतिक आवासों तथा इसके अंतर्गत रहने वाले पौधों तथा वन्य जीव के संरक्षण पूर्णतया संरक्षित क्षेत्रों की को जीव मंडल आगार कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ वन्य जीव के साथ साथ क्या आ गए हैं, पौधे भी आ गए हैं। ठीक है, तो कुछ पौधों की जो होती है उनको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। देखिए ये क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण एवं उसकी वृद्धि के प्रमुख साधन है। देखिए यहाँ पे जैव विविधता का कैसे होगा, अगर अब यहाँ आप पौधों को भी शामिल कर लिए तो पौधे भी बहुत हो जाते हैं, वन्य जीव को शामिल करें तो भी मतलब दोनों मिला के इनकी संख्या वृद्धि हो गई ना। तो इसलिए ये प्रमुख जैव विविधता के संरक्षण एवं उनकी वृद्धि के प्रमुख साधन हो गए। अभी तक देखिए 18 वन्य जीव जो आगार हैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा चुके हैं। ये पॉइंट याद रखने लायक है कि भारत सरकार द्वारा अभी तक कितने अधिसूचित किए जा चुके हैं, तो अभी तक 18 वन्य जीव आगार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। वन्य जीव आगार का विश्व संजाल वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WNBR, तो इन्होंने अभी तक 621 वन्य जीव आगार पूरे विश्व में सीमांकित किए हैं। और उसमें हमारा 11 जो है वो कहाँ पे है, तो वो भारत में है। तो देखिए ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे WNBR भी कहा जाता है, इन्होंने पूरे विश्व में कितने हैं तो 621 वन्य जीव आगार, और भारत में कितने हैं तो 11 वन्य जीव आगार भारत में हैं। अब भारत में कौन कौन से वन्य जीव आगार है वो देख लीजिए। तो ये एक है पहला अचनकमार जो कि अमरकंटक में है, दूसरा है पचमढ़ी, तीसरा है नीलगिरी, चौथा है नोकरेक, पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार, छठवां है सुंदरवन, सातवां है नंदा देवी, आठवां है सिमलीपल, ये जो कि उड़ीसा मयूरभंज में है, फिर 9वां है ग्रेट निकोबार, फिर 10वां है अगस्थमलाई, और 11वां है कंचनजंगा। तो ये पूरे 11 वन्य जीवागार हमारे भारत में हैं। अब देखिए ये क्या होते हैं, तो ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब ये क्या होते हैं, इनके बाहरी क्षेत्र में मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों करने की अनुमति होती है। तो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, इसके बाहरी क्षेत्र में क्या होते हैं, मनुष्य बस सकते हैं और अपने परंपरागत कार्य करने की इनको अनुमति होती है। भारत में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, देखिए ये आता है कभी कभी, ये याद रखिएगा 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन सा है तो 1972 है। ये कई बार आता है, इसका नाम भी याद रखिएगा और इसका सन भी याद रखिएगा। पारित किया गया, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना हुई, जबकि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है, जो कि जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये किसके द्वारा आरक्षित होते हैं, ये यूनेस्को के MAB, यूनेस्को के MAB याद रख लीजिए, के द्वारा आरक्षित किए जाते हैं।
भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में 10 विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, उनमें से 10 जो है वो विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2016 में पश्चिमी घाट में अवस्थित अगस्थामलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो ये अभी शामिल किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यह जैव मंडल क्षेत्र केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। तो ये अगस्थामलाई कहाँ पे है? केरल व तमिलनाडु में है। विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इन क्षेत्रों में पशु पक्षियों को तो अनेक प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया ही जाता है, साथ ही बफर और संक्रमण बाहरी भाग जो होता है क्षेत्र में कुछ न कुछ मानवीय गतिविधियों की अनुमति देकर परंपरा और विकास से भी समझौता नहीं किया जाता। मतलब अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं कि देखिए, विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता महसूस की गई। और ये संक्रमण क्षेत्र में जो कुछ मानवीय गतिविधियां जो होती है, परंपरा और विकास से भी समझौता नहीं किया जाता है। ठीक है, इनकी ये परंपरा को ये आगे चलाने देते हैं। तो देखिए, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होते हैं वो 3 तरह के होते हैं जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं। तो देखिए कैसा कैसा होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम बता दे रही हूँ सबसे पहले। तो डायग्राम में क्या होता है कि ये जैसे सबसे पहले जो अंदर होता है इसे हम कहते हैं कोर क्षेत्र। फिर इसके बाहर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है बफर जोन। और जो सबसे बाहर होता है वो क्या होता है, तो ये हो गया आपका संक्रमण क्षेत्र। अब क्या क्या होता है वो आप देखिए कि कोर क्षेत्र किसे कहते हैं, बफर जोन किसे कहते हैं और केंद्रीय संक्रमण क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय क्षेत्र, जिसको हम कोर जोन कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्थानिक प्रजातियों और प्रजाति विविधता से भरपूर क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं केंद्रीय क्षेत्र कहलाती है। केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है या वन्य जीव अभ्यारण्य का कुछ आरक्षित भाग भी हो सकता है। तो देखिए, कोर क्षेत्र वो जैसे हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियों की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोर क्षेत्र। समझ में आई? देखिए, इसको हमने जो जितने भी उद्यान पढ़े ना उसके हिसाब से समझिए। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे मानवीय गतिविधियों को बिल्कुल अनुमति नहीं होती। ठीक है, वहां पूरा नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का। तो हम वहां पे बिल्कुल उसमें अपनी कोई भी किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि हम नहीं कर सकते। सेकंड जो होता है वो क्या होता है कि बफर क्षेत्र। तो बफर क्षेत्र क्या होता है, देखिए, केंद्रीय क्षेत्र अपने प्राकृतिक अवस्था में बने रहे, इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर एक परिक्षेत्र के रूप में बफर जोन बनाया जाता है। इसका प्रयोग कुछ पर्यावरण, शिक्षा, मनोरंजन, पर्यटन, मत्स्य पालन, पशुचारण तथा प्रायोगिक अनुसंधान के लिए किए जाते हैं। मतलब ये कि जो ये क्षेत्र हमने बनाया है इसमें कोई भी किसी तरह का एंट्री नहीं करे, उसके बाद हम इसको ये बाहर का एक और इलाका बना देते हैं जहां पर आप कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये कैसी होती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो आप मनोरंजन कर सकते हैं, मतलब आप घूम सकते हैं, आप पर्यटन कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, पशुओं को चरा सकते हैं, पशुओं को घास आदि चरा सकते हैं, और जो रिसर्च से संबंधित कोई चीजें होती हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतनी आपको अनुमति होती है। फिर संक्रमण क्षेत्र। अब संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, तो संक्रमण क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का बाह्यतम भाग होता है। ये जो मैंने बताया ये बाह्यतम भाग है, ये जो पूरा बाह्यतम भाग जो रहता है, मतलब बफर क्षेत्र के भी और बाहर, जो सामान्यतः परिसीमित नहीं किया जाता है, फिर भी इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के सहयोग एवं सामंजस्य पर आधारित गतिविधियां संपन्न होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी ऐसी गतिविधियां होती है जो अन्य मानवीय गतिविधियों से
जो मानवीय गतिविधियां होती है उनके सहयोग एवं सामंजस्य पर संपन्न होती है। इसमें जैव मंडल के संरक्षण और प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसमें मानवीय अधिवास, कृषि क्षेत्र, प्रतिबंधित वन सभी सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, अब जैसे हमने ठीक है इसको तो अंदर ये कर दिया, इसके अंदर हमने ये बना दिया। अब क्या है, अब इन जो अंदर जीव हैं उनको खाना पीना, उनके रहने के लिए बहुत सी चीजों का हमें आवश्यकता पड़ती है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो सब यहाँ मिल जाए या फिर यहाँ तो इनको क्या है, थोड़ी सी मानवीय गतिविधियों के लिए आपको छूट दे दी गई है। भाई यहाँ पे ये क्या होता है कि आप भाई मान लो पशुओं के लिए चारा वगैरह हो गया, और खेती वगैरह जो है, खेती से ही तो आपको चारा मिलेगा। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है जो आपको आवश्यक है, वो आपको सब क्या किया गया है यहाँ पर क्या है। लेकिन इसमें देखिए इसकी क्या है, कोई सीमा इन लोग निर्धारित नहीं करते। जैसे यहाँ तक आपकी सीमा निर्धारित थी, संक्रमण क्षेत्र की सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन बफर क्षेत्र तक आपका सीमांकन रहता है। यहाँ पर आपका सीमांकन नहीं रहता। हालांकि जो क्षेत्र रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित क्षेत्र में ही, मतलब आरक्षित क्षेत्र में ही आता है। देखिए अभी जैसे इसमें होता है कि इसमें जैव मंडल के संरक्षण और प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है इनका प्रबंधन जो करना है वो हम कहाँ कर सकेंगे, वो यहाँ पर ही आके कर सकेंगे। अब इसमें क्या होता है, मानवीय अधिवास, कृषि क्षेत्र, प्रतिबंधित वन सभी सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं। तो ये इस तरह का इसमें क्षेत्र आता है। अब देखिए विश्व का पहला रक्षित क्षेत्र जो है वो क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कहाँ पे बनाया गया था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एवं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो वो है उत्तराखंड का स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोनों बात आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। मैं तो रटना बोलती नहीं हूँ, याद कर लीजिए। रटना मतलब भूल जाना है, याद रखना मतलब दिमाग में रहती है बात। तो विश्व का पहला रक्षित क्षेत्र कहाँ है, तो वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है उत्तराखंड में। तो इसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस बात को याद रखिएगा। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी हो चुका है। मैं अभी ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।